लाईट्स कॅमेरा ॲक्शन सीलर घेऊन येतील खास किस्से, गप्पा आणि आठवणी सारे, गप्पा आणि आठवणी सारे. नवीन प्रोजेक्टची झलतण, सेलिब्रिटीच्या आयुष्याची खास हलचल, ऐका आणि पहा ताऱ्यांची तुमचा आवडता सेलिब्रिटी टीव्ही पॉडकास्ट. चित्रसृष्टी मधले तारे घेऊन येतील खास किस्से, गप्पा आणि आठवणी सारे, गप्पा आणि आठवणी सारे. फक्त तुमच्यासाठी मनोरंजनाची नवी दुनिया, फक्त तुमच्यासाठी मनोरंजनाची नवी दुनिया. हाय, हॅलो, नमस्कार. मी मृण्मयी भजक कार्यक्रमात सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. कार्यक्रम आहे झलक ताऱ्यांची. आज आपण एका अशा तारकेला भेटणार आहोत जिने 90चं दशक झळाळून टाकलं. 91 मध्ये तिने चित्रपटसृष्टीमध्ये पदार्पण केलं. तामिळ, कन्नड, मल्याळम अशा अनेक चित्रपटांमध्ये, अशा अनेक भाषांमध्ये तिने काम केलं आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत स्वतःची अशी एक अमीट मुद्रा उमटवली. फूल और कांटे, योद्धा, जेंटलमन अशा अनेक चित्रपटातून ती आपल्याला दिसत राहिली, ती आपल्याशी बोलत राहिली. आज आपल्या बरोबर आहे रोजा चित्रपटातील रोजा गर्ल, नन अदर दॅन मधु. थैंक यू सो मच एंड मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच, थैंक यू. मैं महाराष्ट्र, मतलब मैं बॉम्बे गर्ल हूँ और स्कूल में मराठी मेरी थर्ड लैंग्वेज रही है, तो मैं पूरी तरह से मराठी समझती हूँ और मुझे अपना इंट्रोडक्शन सुन के बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मधु जी. आप आई, अ वेरी वार्म वेलकम इन दिस स्टूडियो. आपके लिए 4 लाइनें, आपकी इजाज़त हो तो. बिल्कुल. आप आ गई, हमारा ये जो पूरा माहौल है वो रोशन हो गया. पूरा माहौल रोशन हो गया आपके आने से. यूं ही आते रहिए किसी न किसी बहाने से. स्वागत है आपका दूरदर्शन सह्याद्री में, स्वागत है आपका दूरदर्शन सह्याद्री में. हमें आपका इंतज़ार था ज़माने से, हमें आपका इंतज़ार था ज़माने से. So वाकई में आफ्टर अ लॉन्ग वेट यू आर हियर. आई एम सो हैप्पी. थैंक यू सो मच मृण्मयी, थैंक यू वेरी मच. आपने बुलाया और हम आ गए. आप बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे. ज़रूर ज़रूर. मधु जी, एक बात बताइए, आपको कभी ऐसे गुस्सा तो नहीं आता ना कि आपने इतना काम किया, इतने सालों से आप फिल्मों में काम कर रही है, अभी भी आपकी कुछ नई रिलीजेस आने वाले हैं, पर फिर भी आपको सब लोग रोजा के नाम से जानते हैं एंड पीपल नो यू एज रोजा गर्ल. तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता अरे मेरी बहुत सारी फिल्में भी हैं? मृण्मयी, मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, लेकिन ये सवाल जो है, और आपने पहले ही क्वेश्चन से ही आपने ये जो सवाल करा है, ये एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है और मैं शॉक्ड हूँ क्योंकि आज तक मुझसे ये सवाल किसी ने नहीं किया. अच्छा. और ये बहुत डीप है क्योंकि पहले जब 90s में जब मेरी फिल्म रोजा रिलीज़ हुई, रोजा तमिल में 92 में रिलीज़ हुई और फिर जाके हिंदी में 94 में, और मैंने फिल्म इंडस्ट्री में 1991 से एंट्री किया हुआ है, ऑल द लैंग्वेजेस. आर्यगन मेरी पहली फिल्म थी, फूल और कांटे मेरी पहली फिल्म थी यहाँ, और चलते चलते रोजा के रिलीज़ के बाद भी मैंने बहुत सारे फिल्में की और साउथ में तो बहुत बड़ी बड़ी हिट्स हुई. तो उस वक्त, स्पेशली उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता था. अच्छा. क्योंकि रोजा के बाद मेरी फिल्म रिलीज़ हुई पहचान, रोजा के बाद मेरी फिल्म रिलीज़ हुई ऐलान, यशवंत, और ढेर सारी फिल्में रिलीज़ हुई और साउथ में तो बहुत सारी. तो फिर भी जहाँ मैं जाती थी, ट्रैफिक लाइट में या कहीं भी, लोग मुझे रोजा रोजा कहते थे. और सबसे ज़्यादा जब लोग इंटरव्यू करने आते थे, रोजा जैसे मैंने आपसे कहा 92 और 94 में रिलीज़ हुआ, और 96, 97, 98 में भी जब लोग इंटरव्यू करते थे तो रोजा फिल्म के बारे में पूछते थे और उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता था. अच्छा. मैं कहती थी देखो अभी जाके थिएटर में देखो मेरी ये फिल्म चल रही है, जनता की अदालत लगी है या हथकड़ी लगी है गोविंदा के साथ, या
ऐसे हम हैं बेमिसाल सुनील शेट्टी और अक्षय के साथ। मैं लोगों से ये कहती थी जाके थिएटर में देखो ये फिल्म मेरी चल रही है, रोजा को रिलीज हुए 2 साल हो गए या 3 साल हो गए या 4 साल हो गए, 30 साल हो गए। तो मैं ये कहती थी और मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन जैसे फिर मैंने 99 में मेरी शादी हुई और मैंने उस वक्त ये डिसीजन लिया था कि मैं फिल्मों में काम नहीं करूँगी, फिर मैंने एग्जिट ले लिया और 10-12 साल मैंने काम की नहीं। तब जाके लोग जब मुझे रोजा के बारे में पूछते थे तो मैं थोड़ी सी ऐसे हो जाती थी, यार मैंने काम भी नहीं किया इतने 10 साल से, मैं हाइडिंग में हूँ, मेरी कोई फिल्म नहीं रिलीज़ हुई, लेकिन फिर भी लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं या पहचान रहे हैं या रोजा के बारे में बात कर रहे हैं। तब मुझे ऐसे लगता था यार आई एम स्पेशल, गॉड इज़ ग्रेट कि मुझे ये फिल्म मेरे नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है और लोग मुझे नहीं भूलेंगे, नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि रहमान सर पॉपुलर ज़्यादा होते चले गए, मणिरत्नम सर और पॉपुलर होते चले गए, उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी या इंटरव्यूज़ होते थे, लेकिन उनका कोई भी इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट्री रोजा के बिना कंप्लीट नहीं होता था। तो तब मुझे ये फीलिंग आने लगी कि रोजा के बारे में आज भी आप जब पूछ रहे हो, आपके पहले सवाल रोजा से है, आपके इंट्रोडक्शन में मुझे रोजा गर्ल, तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मुझे इनफैक्ट ऐसा लगता है कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, कितनी लकी हूँ कि इतने सालों के बाद भी मैं लोगों के मेमोरी में मैं हूँ, तो मुझे गुस्सा नहीं आता। और पता है वो रोजा फिल्म के कई ऐसे शॉट्स हैं जो स्टिल हमारे मेमोरी में हैं। उस वक्त तो ऐसा भी नहीं था कि हम बहुत बार फिल्में देखें या और कहीं, जैसे आज मैनी प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल, तो उस वक्त वैसे भी नहीं था, लेकिन उस वक्त जो देखा था वो आज भी लोगों के मेमोरी में है, हमारे मेमोरी में है। तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और आपकी बचपन की ओर। जैसे आपके पिताजी प्रोड्यूसर थे, आप हेमा जी की कज़न हैं, आपकी मम्मी डांसर थी, क्लासिकल डांसर थी, नृत्य गुरु थी, तो क्या ये तय था कि आप फिल्म इंडस्ट्री में ही जाने वाली है, लाइक बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसा कुछ था? ऐसा ही था। हाँ। क्योंकि ये डेस्टिनी की बात होती है। मैं अब हर चीज़ को डेस्टिनी और मैं ऐसे ही समझती हूँ, क्योंकि मेरे इस घर में पैदा होना, मेरी मम्मी का इतना बड़ा, मतलब वो डांसर थी और उनकी अनफुलफिल्ड ड्रीम्स ये था कि वो शायद एक्टर बनना चाहती थी अपने टाइम के। अच्छा। और जो हुआ नहीं, जल्दी उनकी शादी हो गई, फिर 2 बच्चे हो गए, मैं हुई। तो ऐसा लगा मुझे, जब मैं पीछे सोचती हूँ, मैं खुद भी अपने लाइफ के बारे में सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मेरी मम्मी की अनफुलफिल्ड ड्रीम्स ये थी कि वो एक्टर बनना चाहती थी और नहीं बन पाई, बेस्ट डांसर थी। और फिर मेरे ही फैमिली में सुपरस्टार, मतलब सुपरस्टार ही नहीं, एक लेजेंड थी जी। और ना कि हम लोग दूर के मतलब रिश्ते में भी नहीं, इतने नज़दीक थे कि मैं उनके ही घर में पली बड़ी। जब मैं बॉम्बे आई, जब मेरे पापा बॉम्बे आए, मैं अम्बा के घर, यानी हेमा जी की मम्मी को हम लोग अम्बा कहते थे, अम्बा के घर में ही मैं पली बड़ी हूँ। तो उनके घर में ही मैं, मतलब उनका मैंने सब कुछ अपने बचपन से विटनेस किया है कि वो कैसे रिहर्सल करती थी या कैसे प्रैक्टिस करती थी या शूटिंग से कब आती थी और शूटिंग में कब जाती थी, उनके घर में कौन कौन आता था। तो आप सोचो, एक 5 साल 6 साल की बच्ची है, घर में मम्मी डांसर है, जो अपनी बेटी को एक्टर बनाना चाहती हैं, और जो हमारे बहुत करीबी के रिश्ते में है वो सुपरस्टार है। तो मेरे जैसे जहन में, मेरे कंडीशनिंग में, और मेरी मम्मी कहती थी कि एक्टर बनेगी, एक्टर बनेगी, एक्टर बनेगी। तो एक आप सोचो, 3 साल की बच्ची या 5 साल की बच्ची को थोड़ी ना ये मालूम होता कि मैं बड़ी होके क्या बनूंगी। उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं शाम को किसके साथ खेलने वाली हूँ। पर फिर भी ये सोच के बड़ा होना कि मैं एक्टर बनूंगी, ये मैं अपने डेस्टिनी को मानती हूँ। और हम हेमा के शूटिंग में जाते थे, शूटिंग देखने। हाँ। तब जाके शराफत छोड़ दी मैंने, ये फिल्म में वो काम कर रही थी उस वक्त। फिरोज खान जी, हेमा जी, उत्पल दत्त जी, नहीं शायद मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, पर ये था सेट। और वहाँ पे डायरेक्टर ने बोला कि एक छोटी बच्ची का एक रोल है, अरे ये कौन बच्ची बैठी है, हेमा की कोई कजिन बैठी है, ये इनको आप सेट पे लगा दो। तो आप एक 5 साल की बच्ची जो शर्मा के, डर के, रो के भाग भी सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वो घाघरा आपने वो चोली काम पहन किया? के वो हम पे वो शराफत छोड़ दी मैंने उस सेट पे, मैंने वो रोल किया एज अ बेबी आर्टिस्ट। ओह। फिर ड्रीम गर्ल करके एक फिल्म थी, उसमें 6-7 हेमा बच्चे जी थे, की, हेमा हाँ, जी की, हाँ, हाँ। वो 6-7 बच्चे थे उस फिल्म अच्छा। में। और हेमा ने एक दिन मेरे पापा से कहा कि मैं इसको डिज्नी वर्ल्ड लेके जाती हूँ अपने साथ। ओके। तो 6 बच्चों के साथ मैं भी एक मिल के साथ होके मैं डिज्नीलैंड और ड्रीम गर्ल फिल्म में भी मैंने काम किया। ओहो। ये प्लान नहीं था कि उन्होंने मुझे साइन नहीं किया था एज अ बेबी आर्टिस्ट, पर ऐसे सेट पे कैमरा के सामने मैं खड़ी हो गई बाय डिफॉल्ट। ओके, मतलब इट वाज इन द फ्लो, इट वाज वेरी ऑब्वियस कि आप तो बहुत ही इसलिए कम मैं उम्र सोचती से हूँ काम कर ये रही बहुत हैं। ज्यादा प्लानिंग के साथ नहीं हुआ, ये ऐसे ही था, लिखा था कि मैं और आप सोचो कई साल बाद जब मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगी, मैं शादी करके मैं सेटल होना चाहती हूँ, फिर भी कोई ना कोई बहाने से मुझे कैमरा के सामने आना ही पड़ा। ये भी प्लान नहीं था कि मैं अभी स्टार्ट करूँगी फिर से आ जाऊँगी एक्टिंग करूँगी, ऐसा भी नहीं था। तो आपका और कैमरा का जो रिश्ता है वो अटूट है, ये ऐसा हम मैं कह ऐसे ही सकते हैं, है ना? मैं समझना चाहूँगी, यही मैं सोचना चाहूँगी कि मैं ना चाहते हुए ना प्लान करते हुए फिर भी बार बार मैं आपके सामने आ जाती हूँ। जी, और हमें ऑलवेज इंतज़ार रहेगा। आप एक बात बताइए, आप इतनी छोटी थी, कुछ 5-6 साल की, और तभी आपने फिल्मों में काम किया था, तो वो कैसा अनुभव था? क्या क्या लगता था कि क्या है ये फिल्म्स वगैरह? कुछ याद है? नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं तब भी बहुत ज़्यादा सोचती थी, मैं आज भी नहीं सोचती हूँ। मैं बस हाँ बोलते जाती हूँ। अच्छा। जहाँ जहाँ मुझे मैं खड़ी रहती हूँ, जहाँ जहाँ मैं अपने आप को पाती हूँ, मैं वहाँ पे ढल जाती हूँ। और ये मैं सोचती हूँ ये मेरे लिए एक बहुत स्ट्रेंथ की बात है। मैं बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं करती। मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से याद है जब मैंने मैं ये फर्स्ट इनिंग्स सेकेंड इनिंग्स वैसे मानती नहीं हूँ, लेकिन जस्ट समझने के लिए मैं अगर ये कहूँ कि जब मैं सेकेंड इनिंग में सेकेंड टाइम जब मैंने री एंट्री की थी, मैंने ये सोच के री एंट्री नहीं किया था कि कोई बहुत अच्छा सा रीलॉन्च हो या कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट मिल जाए री एंट्री के लिए। मैंने तो ये सोच के किया था यार अब मेकअप लगाना है फेस पे, कैमरा फेस करना है, 2 बच्चे घर पे हैं, उनको मैं छोड़ के जा नहीं सकती, मैं उनको छोड़ के जाना नहीं चाहती, लेकिन अगर मैं 2 दिन के लिए निकल जाऊं बाहर, घर से बाहर, तो कोई मुझे मिस नहीं करेगा, मेरे घर में कोई मुझे मिस नहीं करेंगे, मैं 2-4 दिन के लिए अगर चली जाऊं। अच्छा। तो ये सोच के मैंने री एंट्री की, ये सोच के नहीं कि मैं रोजा गर्ल हूँ, अब मैं री एंट्री आऊँगी तो रोजा जैसे फिल्म होनी चाहिए, ये सोच के। तो हालांकि जब मैंने एक फिल्म साइन की थी, मेरे हस्बैंड ने बोला तू ये क्यों करने जा रही है, इससे अच्छा है तो कुछ कर ही मत, घर में बैठ मजे कर, क्यों तू काम पे जाती है ये करने के लिए, तू फूल और कांटे जैसे हिट फिल्म की हीरोइन रह चुकी है, अब ये करने क्यों जा रही है। तो मुझे याद है मैंने उनसे कहा फूल और कांटे मैंने 90 में किया था, रोजा मैंने 90s में किए, अब हम 2000 में हैं, वो चला गया, अब ये है। और यहाँ पे मैं 10 दिन के लिए मैं अपने घर छोड़ के जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं 2 दिन के लिए मैं जा सकती हूँ। तो ये है, मैं बहुत ज़्यादा विचार, मैं कोई भी चीज़ पे मैं ज़्यादा, आज मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं कर लेती हूँ। जिसे कहते हैं कि बीइंग इन द मोमेंट, तो वो बहुत ज़रूरी है। आज आपण गप्पा मारतोय मधुजी यांच्याशी आणि त्यांचा पूर्ण जीवन प्रवास आपण कार्यक्रमातून उलगडून दाखवणार आहोत। आणखीही आपण कार्यक्रमातून गप्पा मारणार आहोत। आत्ता थांबतो एका छोट्याशा विश्रांतीसाठी। पाहत रहा झलक ताऱ्यांची। नमस्कार, ब्रेक नंतर सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते। झलक ताऱ्यांची या कार्यक्रमात आज आपल्या बरोबर आहे हिंदी चित्रपट सृष्टीतील ख्यातनाम अभिनेत्री रोजा गर्ल मधु। मधु जी, फिर से आपका स्वागत है। और हमने कहा कि आपने कहा कि बहुत आप छोटी थी तब से आपने फिल्मों की शुरुआत की, फिर उसके बाद क्या हुआ, लाइक सीरियसली आपके मन में ये ख्याल कब आया कि अभी हमें फिल्म में काम करना है? वो बचपन में जो हो गया, जैसे मैं फ्लो में आ गई। जी जी। जैसे आप जानते हैं कि मैंने 3-4 फिल्में ऐसे की, हाँ। बाय चांस, डिफ़ॉल्ट में। और क्योंकि मैंने जैसे कहा मेरा एनवायरनमेंट ऐसा था, हेमा जी के घर में मैं जाती आती रहती थी, मैंने उनका देखा लाइफ, और मेरी मम्मी ये ड्रीम रखती थी मेरे लिए कि मेरी बेटी एक्टर बनेगी। मैं बन नहीं पाई, लेकिन मेरी बेटी डांसर बनेगी, मैं अपनी बेटी को एक्टर बनाऊंगी। तो ये कंडीशनिंग में ऐसा लगा कि मैं एक्टर ही बनूंगी,
यही सोच के मैंने मतलब अपने बचपन के दिन निकाले। फिर जैसे लाइफ हुआ, चलते चलते मेरी एक दिन मम्मी चल बसी, बहुत यंग थी वो भी, और मैं तो बहुत ही बच्ची थी। वो 39 इयर्स की थी और मैं 13 साल की थी। 13 साल की, वेरी टेंडर एज। बहुत। और अब जब मैं सोचती हूँ, टीनेज इयर्स में मैं आ ही रही थी, मैं 13 समथिंग थी उस वक्त, और बहुत कंफ्यूजन था। पापा संभाल रहे थे हमें, मेरा भाई भी है छोटा था, और मम्मी गई। तो ऐसा लगा कि जैसे फाउंडेशन जैसे है ना, क्योंकि वो इयर्स भी ऐसे थे। 13 इयर्स जब तक मेरी मम्मी थी, मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मुझे ऐसा लगा था कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी वो कहती थी। मेरे घर में सब मानते थे कि ये तो एक्टर बनेगी ही, शी सो गुड, शी सो प्रिटी, शी सो वो। तो ये मैं सोच के बड़ी हुई कि मैं बहुत प्रिटी हूँ, मैं तो एक्टर ही बनूंगी। जब मेरी मम्मी गई तब जाके मुझे बाहर की दुनिया का पता चला। उस वक्त 10th पास करके मैं कॉलेज में आई, मिठीबाई कॉलेज में आई। अच्छा। और टीनेज इयर्स में मैं बहुत ही अलग हो गई। जैसे मैं बहुत ही आउटडोर टाइप की लड़की बच्ची थी, तो मैं सन में बहुत खेलती थी, तो मेरा कलर बहुत चेंज हो गया, मैं बहुत डार्क हो गई, मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो गए, और मैं काफ़ी हैवी भी थी, बेबी फैट भी था। तो जब मैं, और ये सब हम बचपन में ये सब इन सब चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करते थे, ये सब एक्सेप्टेड था मेरे घर में। बच्चे तो बाहर खेलते हैं, धूप तो में किसी जाते ने मुझे हैं। ऐसा इस चीज़ का मुझे एहसास नहीं दिलाया कि मैं ठीक नहीं हूँ या परफेक्ट नहीं हूँ या मैं सुंदर नहीं हूँ। लेकिन जब मैं बाहर की दुनिया में मैं आई, मिठीबाई कॉलेज में आई, तब जाके मैंने देखा कि 15, 16, 17 साल की लड़की कैसे लगती हैं, कैसे दिखती हैं, और किसको हम सुंदर कहते हैं, किस टाइप की लड़की को हम सुंदर कहते हैं, किसको बॉयफ्रेंड्स मिलते हैं और किसको बॉय अटेंशन नहीं मिलता। ये सब सारी चीज़ें बिना घर में जाके मैं किसी को बता सकी, मम्मी नहीं थी जिसको मैं बताऊं, कोई मेरे को ग्रूम करे, ये सब कुछ नहीं था। मैंने बाहर जाके देखा कि मैं यहाँ तो फिट होती नहीं हूँ, मैं तो अगली डकलिंग हूँ, ये तो स्वान है। ऐसे लगा आपको? ऐसे लगा। तो ये जो मेरा बचपन का ड्रीम था एक्टर बनने का, वो जैसे अगर मैं बहुत ड्रामेटिक तरीके से अगर मैं बोलूँ, जैसे वो शैटर हो गया ड्रीम, जैसे कांच टूट के। मैंने देखा, मेरे साथ कौन थी मेरे क्लास में, भाग्यश्री थी। अच्छा। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो थी, और उस वक्त वो ऑलरेडी टीवी शोज कुछ कर रही थी। अच्छा। और 1 साल 2 साल के बाद तुरंत जब हम कॉलेज में थे, उन्होंने सलमान के साथ वो अपनी पहली फिल्म साइन किया था। तो मुझे लगा ये एक्ट्रेस बनेगी, मैं कैसे बन सकती हूँ? ये इसको सुंदर कहते हैं, इसको नहीं सुंदर कहते। तो ये जो थॉट्स मेरे माइंड में आ गए, मेरे सेल्फ इस्टीम को टोटली किल कर गए, मार गए। तो वो जो सपना था, जो आपका सवाल था कि एक्चुअल में आपका ड्रीम, ये जो बचपन में था वो डिफॉल्ट मोड था। जहाँ पे मैं पैदा हुई थी, जहाँ पे मेरा माहौल ऐसा था, मेरी मम्मी का सपना था। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ आगे जाके, ये हुआ। मुझे लगा अब मैं एक्टर बिल्कुल नहीं बनूंगी, और ये मुझे कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि फिर लोग हंसेंगे, मुझे इंसल्ट करेंगे। तो मैंने ये अपने ड्रीम को या अपने एम्बिशन को जैसे बांध के फेंक दिया। फिर जो मेरा पापा का जो कहना था उसको मैंने अपना लिया। मेरे पापा मेरे लिए क्या ड्रीम रखते थे? पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लो, अच्छा काम मिलेगा, अच्छा मतलब सर्विस या जो भी है, अच्छी जगह पे काम करो, फिर एक शादी करा देंगे और सेटल करा देंगे, फिर लाइफ हो जाए। और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए सही रहेगा। लेकिन आपके मतलब आप जब छोटी थी तभी घर पे कभी डिस्कशन हुआ है? जैसे आपने कहा कि मम्मी का ड्रीम था, तो मम्मी ने आपको कहा है कि उनको एक्ट्रेस बनना था और वो नहीं बन पाई, इसलिए आप बनो, ऐसे नहीं, यही सब तो चल रहा था कॉन्वर्सेशन। अच्छा। तो उसके बाद ये हुआ। अच्छा, तो जस्ट बिकॉज ऑफ लुक्स मतलब इट टुक यू बैक, और बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ही उथल पुथल हो गई पूरी।
तो आपने फिर से मैंने ये बात किसी से कही भी नहीं। अच्छा। मैं अपने पापा से, जो मेरे प्रोड्यूसर थे उस वक्त, हाँ, वो हाँ, ऑलरेडी प्रोड्यूसर बन चुके थे। उन्होंने फिल्म मार्ग और आवारगी जैसे महेश भट्ट जैसे डायरेक्टर के साथ वो Okay. कर रहे थे। हाँ, और मैं उनसे नहीं कह पाई कि पापा मुझे एक्टर बनना है, हेल्प करो। मैं तो ये अपना ग्रेजुएशन 12th स्टैंडर्ड वो उसी में लगी थी। पर जैसे मैं कह रही थी ना कि डेस्टिनी पे मैं इतना बिलीव करती हूँ। जब मैंने पहले बचपन में भी अपने आप को पुश नहीं किया, आप बोल रहे थे कि आपने क्या सोचा, मैंने सोचा नहीं, कैमरा के सामने खड़ी हो गई। और जब मैंने सोचा, मैंने ये सोचा कि मैं नहीं लायक हूँ एक्टर बनने के लिए, मुझ में वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो एक एक्टर के लिए ज़रूरत होती हैं। तो मैंने उस थॉट में मैं थी, फिर भी जाके मैं एक्टर बनी। इसलिए मैं अपने आप को डेस्टिनीज चाइल्ड मानती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने पापा के सेट में बैठी थी एक बार आवारगी के म्यूज़िक सेटिंग में, अनु मलिक जी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और वहाँ पे मुझे एक डायरेक्टर ने स्पॉट किया और उन्होंने मेरे पापा को ऑफ़र दी कि मैं पिक्चर बना रहा हूँ, मैं तुम्हारी बेटी को लॉन्च करना चाह रहा हूँ। जब मैंने सोचा कि मुझ में वो बात नहीं है, किसी और ने सोचा कि इसको मैं एक्टर बनाऊंगा, और तब जाके मैं एक्टर बनी। हालांकि वो पिक्चर आगे बनी नहीं, क्योंकि मैं ट्रेन नहीं थी, मुझे उस फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन मैं हर पेन को, हर रिजेक्शन को, उस वक्त शायद मैं रोई होंगी, उस वक्त शायद मुझे ऐसा लगा होगा कि दुनिया का सबसे बुरा चीज़ हो गया मेरे साथ, लगा होगा। लेकिन जब मैं अपने लाइफ के बारे में सोचती हूँ, वो सारी चीज़ें ही मुझे एक्चुअली आज यहाँ पर एक एक्टर बनाकर आपके सामने बिठाई है। जी बिल्कुल, मतलब ज़िंदगी में ऐसे कई क्षण आते हैं, कई मोड़ आते हैं कि हमें लगता है कि अरे सब कुछ ख़त्म हो गया, एंड देन अगेन यू राइज एंड यू उसने मुझे फ्लाई। हिम्मत दी, क्योंकि मैंने किसी से, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, अपने बेस्ट फ्रेंड से नहीं कहा। लेकिन जब मुझे ये ऑफर आया, मैंने एक्सेप्ट किया, तो फिर मुझे सबसे बताना पड़ा कि मैं शूटिंग कर रही हूँ। और जब मैं रिजेक्ट हो गई तो लेकिन क्यों रिजेक्ट हो गई आप? वो उनको लगा मैं रेडी नहीं थी। अच्छा। उनको लगा इसको एक्टिंग नहीं आती, ये ट्रेन नहीं है, वो मेरे पे चांस नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया। और वो बात जाके मुझे सबसे कहना पड़ा स्कूल में, कॉलेज में। अच्छा। कि अब मैं ये फिल्म नहीं कर रही हूँ। जब ह्यूमिलिएशन मैंने सहा, तब मैंने तय किया था कि अब मैं इसी चेहरे के साथ, इसी सब कुछ जो भी है, मैं अब एक्टर बनूंगी। तो वो जो मुझे हिम्मत और जो साहस मिली, वो रिजेक्शन से ही मिली, वो ह्यूमिलिएशन से ही मुझे वो प्रोपेल या गैस या जो भी कहते हैं, उससे मुझे वो जोर मिला। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। यस डेफिनेटली। बट आज आप ये कह रही है, लेकिन तब ऑब्वियसली आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। आपकी हिंदी में पहली फिल्म है फूल और कांटे, और जिसके गाने आज भी बजते हैं और आज भी यू नो वी कैन रिलेट टू दोज सॉन्ग्स। तो वो पूरा कॉलेज का माहौल था। तो उस वक्त क्या आप खुद भी कॉलेज में थी? नहीं, मैं कॉलेज से देखिए, जब मैं 12th में थी, मुझे वो फिल्म ऑफर हुई। अच्छा, ओके। अभी जिसका जिक्र आपने किया, हाँ जो जी। रिजेक्ट और घर में बहुत लड़ाई होते थे, क्योंकि मेरे पापा ये चाहते थे कि मैं ग्रेजुएट बनूं। तो 12th में अगर मैं फिल्म करती हूँ, तो मैं उनको लगा कि मैं ड्रॉप आउट हो जाऊंगी और वगैरह वगैरह, तो वो नहीं चाहते थे। तो मैंने किसी तरह उनको कन्विंस करके मैंने वो फिल्म कर ली। मैंने कहा मैं करूँगी, साइड में कर लूँगी, मैं कॉलेज जाऊँगी। फिर जब मैं रिजेक्ट हो गई तो दुख हुआ, गुस्सा आया, सब हुआ, लेकिन मैं अपने आप को रेडी करने में लग गई। जैसे अपने वेट घटाने में लग गई, और मैंने वर्कशॉप्स किए रोशन तनेजा जी के साथ, और जो सारी चीज़ें, हॉर्स राइडिंग सीखने की कोशिश की, स्विमिंग लेसन्स मैंने लेना शुरू किया। अपने डिक्शन के लिए मैंने मिसेस रोशन तनेजा जी के साथ मैंने वो भी किए। तो मैं अपनी तैयारी में, अपने एक्टर बनने की जो तैयारी है वो करना मैंने तब शुरू किया था, और साथ ही साथ मैंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया। तो वो 3 साल मैं अपने आप को ग्रेजुएशन बना ली। तो मेरे पापा सबसे ज़्यादा इस बात से खुश थे उस वक्त कि मैं ग्रेजुएशन और आज मैं उस बात से सबसे ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब मैं इयर्स लेटर अपने बच्चों के कॉलेज एप्लीकेशन में माँ का जो क्वालिफिकेशन है, मदर्स क्वालिफिकेशन, उसमें जब मैं अपने आप को लिखती थी साइंस ग्रेजुएट,
मेजर वो भी बीए नहीं, बीकॉम नहीं, बीएससी ग्रेजुएट। Okay. जब मैं ये लिखती थी मैं बहुत बड़ा प्राउड फील करती थी, और ये भी उस रिजेक्शन के वजह से ही हुआ। तो Yes. आंसर योर क्वेश्चन, जब मैं कॉलेज गर्ल का वो रोल कर रही थी, खालसा कॉलेज में था वो शूटिंग, आपकी ग्रेजुएशन तब हो चुकी थी, मैं अच्छा। ग्रेजुएट थी, और फिर से मैं कॉलेज में जाके ये शूटिंग जब मैंने किया तो इट फेल्ट वेरी नाइस। अच्छा, और कॉलेज में मुझे इस चीज़ का मुझे बहुत पेन था कि कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला मुझे। मेरे फ्रेंड्स के सब बॉयफ्रेंड्स थे, लेकिन मुझे कोई क्रश या कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तो ये भी मुझे एक्सपीरियंस करने मिल गया अपनी पहली फिल्म के इसमें कि मैं कॉलेज में हूँ और मेरे पीछे भी कोई लट्टू है और मुझे कोई पीछा कर रहा है। So you relived those I relived and moments. lived in a nice way. Yeah. जो नाइसनेस मुझे अपने कॉलेज लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करने मिला, वो अपनी पहली फिल्म से मुझे वो फीलिंग आई। अच्छा, मेरे ख्याल से अजय देवगन जी की भी वो पहली फिल्म थी जी। तो हाउ वाज द केमिस्ट्री, और मतलब वो फिल्म आपके यहाँ मतलब आपको कैसे मिली, ये पहला सवाल। एंड हाउ वाज द केमिस्ट्री बिटवीन यू एंड देवगन जी? अजय और मेरा केमिस्ट्री ऐसा था क्योंकि हम दोनों ही न्यू कमर थे, पहली फिल्म थी, और दोनों आई थिंक एक फायर था कि हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, दिखाना है। एंड एट द सेम टाइम वी वर गुड एट व्हाट वी वर गुड एट, एंड वी वर ऑल वर्किंग। सो इट वाज, उससे ज़्यादा कोई केमिस्ट्री नहीं थी। अच्छा, क्योंकि हम अपने ही लाइफ में, मैं जहाँ से आ रही थी, मैं उनके बारे में तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं जहाँ से आ रही थी, मैं एक फायर लेके आ रही थी कि मैं तुमको प्रूव करके रहूँगी कि मैं कितनी केपेबल हूँ, कितनी काबिल हूँ और एक्टर बनूँगी। मैं वो फायर लेके आई थी। जी। तो मैं किसी के साथ केमिस्ट्री बनाने या बढ़ाने में बिल्कुल नहीं थी। इट वाज ऑल केमिस्ट्री वाज मैं अपना करूँगी, आप अपना करें, और जो केमिस्ट्री उससे निकल आए, और वही हुआ। वाव. मधुरजींची हिंदीमधली पहिली फिल्म फूल और कांटे, त्याबद्दल त्यांनी आपल्याला सांगितलं. अजूनही बऱ्याच फिल्म्स त्यांच्या आहेत आणि आत्ता लेटेस्ट पण त्यांच्या काही नवीन फिल्म्स, वेब सिरीज येत आहेत, त्या सगळ्याबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. आत्ता घेतो एक छोटीशी विश्रांती. पाहत रहा झलक ताऱ्यांची. नमस्कार. ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. झलक ताऱ्यांची या कार्यक्रमात आपण पाहतोय हिंदी चित्रपट सृष्टी जिने 90च्या दशकात गाजवली आहे, ती अभिनेत्री मधु. मधु जी, आपने कहा कि फूल और कांटे वो एक बहुत ही मतलब आई स्टिल रिमेंबर फिल्म एंड उसके गाने वगैरह. उसके बाद रोजा जब आई तो बस मेरे ख्याल से सभी लोग आपको एक अलग तरीके से देखने लगे. जैसे कि फूल और कांटे, इसमें एक आप सिटी गर्ल थी और इसमें एक बिल्कुल गांव की लड़की, और वो पूरा लुक अलग था एंड एवरीथिंग वाज अलग. और आज भी जैसे शुरू में ही कहा कि आपको लोग रोजा के नाम से जानते हैं, तो वो फिल्म आपको कैसे मिली एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ये सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जब मुझे अपनी पहली फिल्म से निकाल दिया गया था, जो पहला जो एक्सपीरियंस था वो ये कहकर निकाला था कि इस लड़की को फ़ोन उठाने नहीं आता, ये एक्टिंग क्या करेगी. अच्छा, ऐसे कुछ हुआ था. तो वो मेरे माइंड में था कि उनको लगा कि मैं अपने आर्ट में रेडी नहीं हूँ, इसके लिए मुझे वो अपॉर्चुनिटी से निकाला. जब मेरी फिल्म रोजा रिलीज़ हुई तो उन दिनों खालिद मोहम्मद साहब रिव्यू करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में. अच्छा, आजकल तो सारे रिव्यू करते हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ होते हैं और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स और मीडिया हैं और सारे फिल्म को क्रिटिक करते हैं. पर उस वक्त खालिद मोहम्मद साहब टाइम्स ऑफ इंडिया में रिव्यू करते थे. अगर वो किसी फिल्म को अच्छा कहते तो वो फिल्म को ग्रेट माना जाता था, और अगर वो किसी एक्टर या किसी फिल्म को थोड़ा सा भी नेगेटिव अगर कह दें तो उनका जो रिव्यू था उसी को लोग मानते थे. तो मुझे याद है रोजा फिल्म के बाद उन्होंने मेरे फिल्म के लिए रिव्यू लिखा था. द फिल्म वाज ग्रेट, पर उन्होंने उससे भी ज़्यादा ग्रेट रिव्यू मेरे लिए एज एन एक्टर लिखा था. और भट्ट साहब महेश जी ने मेरे पापा को फ़ोन करके कहा कि तेरी बेटी तो स्टार है, यू नो. तो जहाँ से मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था कि इसको एक्टिंग नहीं आती,
वहाँ से जाके खालिद मोहम्मद साहब के रिव्यू ने और महेश भट्ट जी ने मेरे पापा को फ़ोन करके जो कहा, तो इट फेल्ट एक लाइफ was complete. एक सर्कल कंप्लीट हो Yeah, गया। it felt like that. Wow. रोजा मुझे ऐसे मिली क्योंकि एक समर वेकेशन में सेम ईयर जिस साल में मैंने फूल और कांटे साइन किया था, उसी साल में एग्जैक्टली मंथ का मुझे डिफरेंस पता नहीं है, हम हर साल अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वहाँ छुट्टी करने जाते थे। अच्छा। चेन्नई। Okay. तो जब मैं चेन्नई में थी, अम्बा हेमा जी हाँ। की मम्मी मुझे बालचंदर सर को मिलाने ले गई थी, क्योंकि बालचंदर सर ने अम्बा को चेन्नई एड्रेस पे फ़ोन करके बोला था कि तुम्हारे फैमिली में ये कौन लड़की है जो एक्टर बनना चाहती है। अच्छा। और ये उन्होंने कैसे देखा मुझे, आप देखो जब मैं डेस्टिनी की बात करती हूँ, मैं आपको क्यों ये स्टोरी सुना रही हूँ। जिस फिल्म से मुझे रिजेक्ट किया गया था, उस फिल्म में उन्होंने सबसे पहले मेरा एक फ़ोटोशूट किया था। अच्छा। और वो फ़ोटोशूट इलस्ट्रेटेड वीकली में आया था। और वो फिल्म तो नहीं बनी, उस फिल्म से तो मैं रिप्लेस हो गई, लेकिन वो जो फोटोशूट इलस्ट्रेटेड वीकली में हुआ, वो केबी सर, बालचंदर सर ने देखा और उन्होंने मेरे फैमिली को कांटेक्ट किया और कहा ये लड़की कौन है। और जब मैं चेन्नई में थी, अम्बा मुझे उनके घर ले गई और उन्होंने मुझे एक फिल्म के लिए साइन किया था, अरगन। उस वक्त मैंने ये सोचा नहीं था कि जब मैंने सोचा मुझे एक्टिंग करनी है, मैंने हमेशा हिंदी फिल्मों के बारे में ही सोचा था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं साउथ की हीरोइन बनूंगी, क्योंकि मैं साउथ में रही नहीं हूँ, मैं मुंबई की हूँ जी। तो उस वक्त लेकिन मैं एक जुनून में था कि मैं थी कि मुझे बस काम करना है, एक्टर बनना है। वो मलयालम हो या तेलुगु हो या तमिल हो, बस यस कहते जाओ, यस कहते जाओ। अच्छा। क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे फ्री नहीं बैठना है। तो मैंने फूल और कांटे साइन की और अरगन साइन कर ली। हालांकि मुझे तमिल नहीं आती थी, मैं हमेशा अच्छा। बॉम्बे में हूँ, बॉम्बे में थी, तो मैं तमिल ठीक से नहीं बोल पा रही थी, लेकिन मैं तमिल गर्ल हूँ। मैंने हाँ करके मैंने स्टार्ट कर दी वो फिल्म। अच्छा। और वो फिल्म बनते बनते मुझे पता चला कि वही फिल्म वाले, मतलब केबी सर, कवितालया मूवीज रोजा के भी प्रोड्यूसर थे। और मनी सर रोजा बना रहे थे अपने होम प्रोडक्शन में नहीं, कवितालया प्रोडक्शन में। और उन्होंने, मैंने बाद में सुना कि बहुत सारे लड़कियों की उन्होंने ऑडिशंस की थी रोजा के लिए, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तब जाके केबी सर ने कहा कि मेरी, तुमको नई लड़की तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मेरी फिल्म में कर रही है, लेकिन न्यू है, उसकी पहली फिल्म है मेरे साथ। हिंदी में उसने एक फिल्म साइन की है, फूल और कांटे, उसको देख लो। तो फिर मनी सर को मैं मिलने गई एंड आई नेवर लुक्ड बैक। राइट देयर एंड देन ही गिव मी रोजा। एंड आई डिडंट नो कि मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ। आई डिडंट नो कि उन्होंने मेरे से पहले बहुत सारी लड़कियों के ऑडिशन किए थे, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। तो ऐसे होता चला गया। Wow, तो जिस फिल्म से मैं एक्चुअली रिप्लेस हुई, मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए बहुत ख़राब टाइम था, पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने जो फोटोशूट किया था उससे मुझे अरगन मिला था। क्योंकि मैं अरगन में थी, मुझे रोजा मिली। ओह माय गॉड। एंड दैट इज द वे लाइफ कनेक्ट्स। एंड वो कहते हैं ना कि डॉट डॉट्स रहते हैं, सिर्फ कनेक्ट होना बाकी होता है, तो वो उस तरह से कनेक्ट होता गया। आपसे मैंने काफ़ी बार सुना है, जैसे अभी भी आप कह रही हैं कि डेस्टिनी ये एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ मैंने आपसे सुनी है काफ़ी पहले प्रोग्राम से वगैरह, वो है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ रहना हम जो भी करते हैं उसके प्रति। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जैसे अभी भी आप बोल रही कि जो रिजेक्ट हो गया उसके प्रति भी आप बहुत थैंकफुल है। बहुत। मैं ये कहूँगी, जब मैं छोटी थी, उस वक्त जब रिजेक्ट हुई थी, मैं गुस्से में थी। वो भी मेरे लिए बहुत काम कर गया, क्योंकि वो फायर, जो गुस्से का जो फायर था, उसने मुझे बहुत हिम्मत दी। और एक जो यंग पर्सन का जो एरोगेंस होता है और जो सक्सेस पा लेता है और भी एरोगेंट हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगा मैं स्टार बन गई, आई हैव अराइव्ड। तो थोड़ी बहुत तो थी ही स्टार, मतलब एक्चुअली में आप बन ही गई थी उस वक्त। और प्राइड और एरोगेंस इस बात का था कि बिना किसी के सहायता से, नो गॉडफादर, नो गॉड मदर, नो ग्रैंड हेल्प, बाहर के लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया। घर से भी, मेरे पापा से भी मैंने ये बात नहीं कही, उन्होंने भी मुझे लॉन्च नहीं किया। मैं बाहर से बनी हूँ, अपने बल पर बनी हूँ। तो वो एक एरोगेंस था
और मैंने उस एरोगेंस को बहुत आजमाया, बहुत प्राउड फील किया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. व्हाई नॉट? Yes. यू मस्ट फील गुड अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि जितने रो रो के पीट पीट के मार खा खा के जब हम आगे बढ़े हैं और जब थोड़ा बहुत कुछ सक्सेस पा लेते हैं, व्हाई नॉट? इट्स नाइस टू फील Yes, गुड. definitely. लेकिन चलते चलते मैंने ये एहसास किया, इट्स नाइस टू फील गुड, बट ये सब चीज़ें ठीक है, मैंने मेहनत की, मैंने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा, ये सब होता गया, लेकिन डेफिनेटली यार ये सब सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, ये मेरे प्लान के मुताबिक नहीं हुआ. ये किसी और, अमिताभ जी हमेशा कहते हैं ना, अपनी मर्जी का हुआ तो बहुत अच्छा, और अपनी मर्जी का नहीं हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि भगवान की मर्जी का होता है तो ही इज़ गॉट बेटर प्लान्स फॉर यू. एंड आई ट्रूली बिलीव दैट. ये मैं सीखने लगी, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाती थी, और जो नींद में बिना मेहनत के, बिना सोचे जो मैंने शॉट्स दिए, उस शॉट को अवार्ड मिल रहे हैं, उस शॉट को अप्रिशिएट किया जा रहा है. तो ये क्या है? मतलब ये मेरे प्लान का नहीं है कि कुछ और ही चल रहा है. जी. तब जाके मुझे लगा कि मेरे साथ जितना भी अच्छा अच्छा हो रहा है, ये ठीक है, मैंने जो किया, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल. आई एम सो ग्रेटफुल. तो हर मोमेंट पे मुझे ग्रैटिट्यूड ज़्यादा ही नज़र आती है. आज आपने मुझे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया, इस चीज़ के लिए मैं मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आपके वजह से मैं इतने सारे अपने लोगों के सामने आ रही हूँ. पर आपने मुझे, तो वो मोमेंट जब हमारी मुलाकात हुई, जब हमारी बात हुई, इतने सारे क्राउड में आप हमें मिले, मुझे हर चीज़ में मैजिक नज़र आती है. जी. मैं अपने लाइफ को हर मिनट मैजिक समझ कर जीती हूँ. वाओ, एंड इट इज़ रियली मैजिकल. मतलब हमें मधु जी, मैजिक, आपकी एक्टिंग की मैजिक तो हमें पता ही है, लेकिन आपके जहन में भी एक मैजिक बसा है, तो इसका भी बहुत हमें हर्ष है, आनंद है. मधुजींबरोबर आपण गप्पा मारतोय, आणि फक्त फिल्म्सबद्दल नाही तर त्यांच्या मनातल्या गोष्टी काय आहेत, त्या आणखी इतर काय करतात, त्यांचे छंद काय आहेत, हे सगळं आपण जाणून घेणार आहोत कार्यक्रमातून. आता वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची. पाहत रहा झलक ताऱ्यांची. नमस्कार. विश्रांतीनंतर सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. झलक ताऱ्यांची या कार्यक्रमात आपण गप्पा मारतोय ख्यातनाम अभिनेत्री मधु यांच्याशी. मधु जी, आपने कहा कि रोजा एक माइलस्टोन रही और आज भी इट इज़ ब्यूटीफुल फिल्म. मतलब उसके बारे में क्या कहे, और आपका जो किरदार है उसमें वो भी बहुत बढ़िया है. आप एक पीक पे थी आपके सक्सेस के, और तभी आपने सोचा कि इससे ब्रेक ले ले. मेरे ख्याल से तभी तो आपने कहा था कि यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री. हाँ जी. तो क्यों ऐसे? उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या लगा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पोटेंशियल के हिसाब से मुझे रोल्स नहीं मिल रहे थे. अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो दौर अलग था, एक्शन का दौर था, एक्शन फिल्में बन रही थी, स्पेशली हिंदी में. तो पूरा फोकस एक्शन हीरोज पे और एक्शंस और गाने, यू नो. अब मुझे ऐसा लग रहा है यार 90s के गाने बहुत अच्छे थे, नदीम श्रावण जी वगैरह म्यूजिक डायरेक्ट, लेकिन उस वक्त मुझे लगता था कि मैं कर क्या रही हूँ. हर फिल्म में 4 गाने गा लेती हूँ, 4 सीन्स रोमांस कर लेती हूँ, और मैं एक्चुअली मैं और इमोट करना चाहती हूँ. लाइक मैंने ऑलरेडी साउथ में रोजा, योद्धा जैसे फिल्में की थी. मुझे ऐसा लगा ऐसे मीठी रोल्स क्यों नहीं मिल रहे, तो मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट होने लगी. और ऑलरेडी 10 साल 9 साल निकल चुके थे उस वक्त, 90 से 98 97 9 वहाँ तक आ गए थे. तो वो लास्ट के जो 2-3 साल थे, स्पेशली 97 98, तब मुझे एक अजीब सा एक रेस्टलेसनेस फील होने लगा. अच्छा. कि मैं जो करना चाह रही हूँ वो नहीं. तो मैं, जब मेरे पापा मुझे उठाते थे सुबह में कमलिस्तान जाने या फिल्मिस्तान जाने, तो मैं खुशी से नहीं जाती थी. अच्छा. पहले ऐसा लगता था ये मेरा ड्रीम लाइफ है, यू नो, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ और मैं एक्ट करने जा रही हूँ, तो एक एक्साइटमेंट थी. वो लास्ट के 2 साल मुझे याद है, वो एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं रहा. जब मैं सेट पे जाती थी मुझे ऐसा लगता था यार व्हाट इज दिस रोल, व्हाई एम आई कमिंग हियर, एक फ्रस्ट्रेशन. अच्छा. और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि यार अब मुझे यहाँ नहीं आना है. जैसे मेरे वो फीलिंग्स आने लगी, जैसे गॉड सेंट. मैं कहती हूँ ना बार बार, आप मेरे ये कहने पे प्लीज़ बोर नहीं हो जाएं, क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ कि डेस्टिनी कॉल्स मी, डेस्टिनी कॉल्स मी. ये फीलिंग मेरे अंदर इतनी बढ़ गई थी रेस्टलेसनेस की, और मैं अपना लाइफ चेंज करना
करना चाह रही थी, कहीं ना कहीं से ये यूनिवर्स ने मेरी ये आवाज़ सुन ली और मिस्टर आनंद शाह जैसे कहते हैं ना, नाइट ऑन अ वाइट हॉर्स, वो आ गए। ना जान ना पहचान, ना एक ही बिजनेस, ना कुछ, कहीं दूर से आए और ऐसे मुझे आए। उसी के बारे में पूछना है कि मैंने सुना है कि बड़ी रोमांटिक थी आपकी मुलाकात, लाइक उन्होंने आपको चांदनी रात थी, समुंदर का किनारा था एंड ही प्रपोज्ड यू एंड हाँ, यू you know, सेड ये शब्दों का yes. खेल है, चांदनी रात ये सब कहे तो रोमांटिक लगता है, पर एक्चुअली मेरे लिए वो ऐसा था, उस वक्त वो आए, वो एक्चुअली एक ऑफर लेके आए थे, शूटिंग के ऑफर लेके आए थे, क्योंकि वो भी जहाँ से आ रहे थे वो नहीं आना चाहते थे कि मैं तेरा फैन हूँ। अच्छा, वो ना उनका ईगो था कि मैं फैन बन के, he was already fan. बट ही वाज अ फैन, आज तक फैन है। क्या बात है। पर वो ये नहीं कहना चाह रहे थे कि मैं फ़ैन हूँ, तो वो एक प्रपोजल अपने कंपनी के लिए लेके आए थे। तो मैंने एक्चुअली अपने आप को उनके कंपनी के किसी एड के लिए एंगेज किया था। और वो जब हम एड शूटिंग करने गए थे, ऑलरेडी तब तक हमारी दोस्ती थोड़ी बहुत जाने से पहले हो गई थी। जब हम एड शूटिंग कर रहे थे बाली में, तब जाके उन्होंने मूनलाइट बीच पे यू नो थोड़ा सा रोमांटिक बन रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे। और मैंने कहा प्लीज नो फ्लर्टिंग, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा शुरू से मैं अपने आप को एक मिशन से लेके आई थी। मैं किसी के साथ केमिस्ट्री करने नहीं आई थी। तो मैं थोड़े बहुत मतलब ऐसे जो यंगस्टर्स मजा मस्ती करते हैं वो सब मैंने भी लाइफ में पार्टी की वगैरह, लेकिन मैं बहुत वो थी कि फोकस थी और अगर एक स्टेप भी अगर सीरियस हो तो मैं उसको सीरियस ही समझना चाहती थी, ताकि मैं उस इंसान को अपने पापा से, मेरा पूरा ये मकसद था कि मैं अपना रिस्पेक्ट इस तरह से रखूंगी इंडस्ट्री में कि मेरे पापा कभी भी एम्बैरस नहीं हो जाए। दैट वाज ऑलवेज माय थिंग। एंड हेमा जी ने भी वही अपना रिस्पेक्ट, आज तक उन्होंने अपनी डिग्निटी मेंटेन की एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय हेमा जी। मेरा जो लाइफ में जो डायरेक्शन है मैं हेमा जी को फॉलो करते आ रही हूँ। तो उन्होंने जिस तरह से अपनी डिग्निटी मेंटेन की, मैं भी अपना डिग्निटी उसी तरह से मेंटेन करना चाह रही थी। और जब मैं रेस्टलेस हो गई अपने इंडस्ट्री से, जब आनंद जी आए मेरे लाइफ में, तो हमने तुरंत शादी का डिसाइड कर लिया एंड दैट्स इट। और जब मैंने शादी की, मैंने ये एक्चुअली एग्जिट किया था क्योंकि मैं चाह रही थी, आई वॉन्टेड टू बी अ मदर, दैट वॉज माई ओनली एम्बिशन। जब मैंने शादी की, मैंने सोचा बस अब मैं मदर बनूंगी, माँ बनूंगी और घर में बैठूंगी, अपने बच्चों को स्कूल ले जाऊंगी और उनको डांस सिखाऊंगी। एंड यही था, दैट वाज हाउ आई मेट एंड आई एग्जिटेड। वाओ, सो इट इज़ अगेन, इसको भी कई साल हो गए वो चांदनी रात वाली स्टोरी को। अभी आपकी बेटियां बड़ी हो गई है, क्या वो भी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती हैं? ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि मेरी बड़ी बेटी तो कभी नहीं चाह रही थी। अच्छा। और दरअसल उनकी शादी पक्की हो गई है। अच्छा। ये साल मेरी बड़ी बेटी की शादी है और मेरी जो यंगर डॉटर है वो डांसर है। अच्छा। वो एक्टर है। वो ग्रेट मिमिक है। वो मुझे भी इमिटेट करती है, सबको इमिटेट करती है। स्कूल से घर आती तो अपने टीचर्स को इमिटेट करती थी और हम लोग सब हंस हंस के पागल हो जाते थे तो उसके इमिटेशन से। सो शी वांटेड टू बी। फिर वो भी अपना एजुकेशन ख़त्म करके लंदन से वापस आई। फिल्म में उन्होंने काफ़ी 1 साल तक ट्राई किया। अच्छा। पर यू नो ये इंडस्ट्री ने उनको ज़रा वार्म वेलकम जैसा मतलब life didn't fall into place like the way she wanted. She's quickly changed her path and she's gone into the business line. अब वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से कोर्स कर रही हैं और अपने पापा के बिजनेस में इंटर्न करना उन्होंने शुरू कर दिया। ओके, ग्रेट। आप मेंटल हेल्थ पे काफ़ी काम कर रही हैं, तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी बार इग्नोर की जाती है और पर बहुत गहरी चीज़ है। तो आप क्या एग्जैक्टली काम कर रही है इस फील्ड में? मैंने अपना खुद का इंडिपेंडेंट कोई इंस्टीट्यूशन लॉन्च नहीं किया है या खोला नहीं है, लेकिन जिनके भी प्लेटफॉर्म्स हैं, NGOs हैं, जो भी स्कूल्स में वगैरह मुझे इनवाइट करते हैं,
शेयर करने के लिए अपनी स्टोरी और अपनी स्टोरी के थ्रू, क्योंकि लो सेल्फ इस्टीम, लो सेल्फ इमेज, ये सब मैंने सफ़र किया है, फेलियर मैंने सफ़र किया है, क्रिटिसिज्म मैंने सफ़र किया है, वेटिंग पीरियड मैंने देखा है, मैंने सब देखा है। तो मैंने सोचा है कि इस चीज़ में कैसे दबना नहीं चाहिए। जो यंगस्टर्स आज, और स्पेशली जो आज के यंगस्टर्स हैं, सोशल मीडिया के वजह से, कंपैरिजन के वजह से, जो हमने एक्सपीरियंस किया था हमारे यंगर डेज में, उससे कई ज़्यादा आज के बच्चे उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ को एक ड्राइव के तौर पे लीजिए या एक जर्नी है। तो ये मत सोचिए कि मैं अपने बच्चों से ये कहती हूँ, इसलिए मैं प्राउडली ये कहती हूँ, शर्मा के नहीं, मैं अशेम नहीं हूँ अपनी छोटी बेटी से कि उसने अपनी लाइन चेंज कर दी। क्योंकि हम कई बार कई चीज़ ट्राई करते हैं और जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती या रिजेक्ट हो जाता, हम वो चीज़ से निकलते नहीं हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और लोगों से ये कहने से डरते हैं कि अब मुझे ये नहीं करना है, अब मुझे वो कुछ और करना है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में, लोग बोलेंगे कि इंडस्ट्री ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये लूज़र है। नहीं, ये सब शब्द जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं उससे हमारा मेंटल इफेक्ट बहुत हो जाता है, माइंड इफेक्ट हो जाता है। हमें पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। मैंने अपना लाइन चेंज किया, मैंने बिजनेस चूज़ किया, मैं अब कहीं और इंटर्न कर रही हूँ और लाइफ आज मैं 20 की हूँ, 21 इयर्स की हूँ, मेरी लाइफ आज ख़त्म नहीं है। तो मैं हमेशा हर किसी लोगों से कहती हूँ, अपने बच्चों से कहती हूँ, अपने आप से कहती हूँ, क्योंकि जब आज मैंने री एंट्री की है, आपको पता है जब मैंने 91 में अपने आप को लॉन्च किया था फूल और कांटे में, मेरी पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। मैं अपनी पहली ही फिल्म से स्टार हो गई। लेकिन आज 10 साल हो गए मेरे री एंट्री को, मैंने आज तक सुपर हिट नहीं दी है। तो इसका क्या मतलब है? मैं फेल हूँ? इसका क्या मतलब है कि मुझे अपना दुकान बंद कर लेना चाहिए? इसका क्या मतलब है मुझे डिप्रेस्ड होना चाहिए? इसका क्या मतलब है मुझे रोना चाहिए? नहीं, मैं और मेहनत करती हूँ और हर दिन मैं और अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ अपने स्किल में, और मैं ये एम रखती हूँ कि मैं 100 साल जीने की कोशिश करूँगी हेल्थीली, क्योंकि अगर मैं 100 साल जीऊंगी तो मैं अपने सारे ड्रीम्स और सारे एम्बिशन फुलफिल कर लूँगी। मेरी लाइफ आज ख़त्म नहीं होती, ये मैं हर बच्चे से कहना चाहती हूँ, हर 20 ईयर ओल्ड से कहना चाहती हूँ, हर 40 ईयर ओल्ड से कहना चाहती हूँ, आपकी लाइफ आज ख़त्म नहीं होती। Wow, that is so inspiring. Tomorrow brings a new day, tomorrow brings a new opportunity, you keep going. मैं हर दिन सुबह 7 बजे अपने योगा मैट पे होती हूँ। नो मैटर कि आज मुझे कितना रिजेक्शन मिला, मुझे क्या, नो मैटर आज मुझे वो हिट नहीं मिली, नो मैटर मुझे आज कितने क्रिटिसिज्म मिले, मेरा एक प्रपोजल मेरे हाथ से निकल गया, मेरी अपॉर्चुनिटी आज निकल गई, लेकिन कल सुबह 7 बजे मेरा नया दिन शुरू होता है, मैं अपने योगा मैट पे होती हूँ, मेरा न्यू डे शुरू होता है। और ये एक ही है मेरा मेंटल हेल्थ में मैसेज हर किसी को, बच्चे हो या बूढ़े, आज आपकी लाइफ एंड नहीं होती, कल है। वाह, दैट इज़ सो अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग कि कल का सूरज नया है, नया दिन है हमारे पास, और हम सारी शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप ज़रूर 100 साल जिए और 100 फिल्में भी हमें दें। थैंक यू। आज 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि मैं एक नेता की तरह भाषण दे रही हूँ, लेकिन नहीं, ये मेरे लिए पैशन है, ये मेरा पैशनेट, वो आपका दिल से आ रहा था। ये मेरी आवाज़, मेरी दिल की आवाज़ थी। जी, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा, मैं जब शांत हो गई मुझे ऐसा लगा अरे मैंने एक नहीं, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आपने भाषण दिया, बट वी कुड कनेक्ट टू योर सेइंग एंड वी कुड डेफिनेटली कनेक्ट टू योर हार्ट टू हार्ट टॉक इट वाज। आपने कहा कि अभी कुछ आपकी फिल्में रिलीज़ होने जा रही हैं एंड वेब सीरीज़ में भी आप हमें दिखने वाली है, तो वी आर रियली एक्साइटेड टू सी यू। तो हमें वो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैं ये साल अपने 2 फेवरेट एक्टर के साथ काम कर रही हूँ। One is like the evergreen, ever young अनिल कपूर। ओह, उनकी वाइफ का रोल कर रही हूँ। अच्छा। It's called Family Business।
and it's directed by Hansal Mehta. Very Okay. exciting. Very exciting trailer भी release हो गया है, आपको देखना चाहिए, Family Business, and I'm very happy because it's an ensemble cast. It has Vijay Verma, it has Riya Chakraborty. Most importantly, my scenes were with Anil ji. ओके और अनिल जी के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ही वॉज माई फादर्स हीरो आवारगी में, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हिम एंड ही इज ब्रिलियंट. एंड द सेकेंड वन इज, ओ माई गॉड, इट्स मनोज बाजपेयी. ओह वाओ. एंड वो इतने सटल हैं एज एन एक्टर कि जब शॉट में खड़े रहते हैं तो पता भी नहीं चलता कि वो एक्ट कर रहे हैं और उन्होंने शॉट दे दी. एंड देन यू आर सेइंग वाओ वाओ, ही इज अ वाओ. और उनकी पर्सनालिटी ऐसे है कि शॉट के बाद वो कहाँ बैठे रहते हैं, सो अनअज्यूमिंग, सो डाउन टू अर्थ. सो आई वर्क विथ टू ग्रेट एक्टर्स दिस ईयर, और मैं वो दोनों प्रोजेक्ट्स की रिलीज के लिए वेट कर रही हूँ. द वन विथ मनोज बाजपेयी इज कॉल्ड द गवर्नर, ओके. and I'm his wife, ओह and the other one is called Family Business. And I have 2 South projects ready on release. अच्छा. एक मेरी bilingual film है मलयालम तमिल. It is called चिन्ना चिन्ना आसई. Oh. And That was a पूरा- song, right? That song के ऊपर से हाँ, टाइटल दिल है है, छोटा सा. और मनी रत्नम सर ने वो पोस्टर रिलीज किया था. Okay. वो भी रिलीज पे है. एंड दैट वो पूरी फिल्म हमारी बनारस काशी में शूट हुई. मैं अच्छा. 1 महीना काशी रह के आई हूँ. एंड फिल्म की शूटिंग, फिल्म का जो स्टोरी है वो तो ब्यूटीफुल है ही, लेकिन जो वो एक्सपीरियंस था बनारस में 1 महीना रहना, मेरे लिए वो तो बस मैं क्या कहूँ. गंगा किनारे. अरे, it was just amazing. And I've got an Amazon project with Chiranjeevi sir's home production. Oh. It was also on music. It's called Jagame Sangeetam. Jagame Sangeetam, the soul of Okay. music. Oh. That's gonna release. So I'm waiting for these 4 releases, and सब में मेरे roles अलग-अलग हैं. In that Malayalam film, though, it was the whole and soul of the film is me. Oh. So I'm very grateful for that. And the Jagame Sangeetam, I am a matriarch. I'm very grateful for that. यहाँ पे तो मैं grateful हूँ ही क्योंकि एक साइड में अनिल कपूर है और एक साइड में मनोज बाजपेयी. वाह. और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स का. हम आपको देखना चाहते हैं ऑन स्क्रीन. एंड ऑफ कोर्स बहुत 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 मज़ा आया आपसे बातें करते हुए, और समय कैसे बीता वो भी पता नहीं चला, लेकिन अभी समय आ गया है कि हम कार्यक्रम के समापन की ओर हमें बढ़ना होगा. तो टू सम अप, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस एज रैपिड फायर. सो आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किए हैं. अजय देवगन है, नाना पाटेकर जी है, गोविंदा जी है, मतलब इट इज़ अ बिग लिस्ट. अरविंद स्वामी. सो योर फेवरेट को एक्टर? ऐसे कैसे ऐसे कैसे बता दें. एवरीबडी इज लवली. अजय देवगन इज ग्रेट बिकॉज उनके साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो उनका स्पेशल प्लेस है. गोविंदा जी इज़ ग्रेट क्योंकि उनके साथ स्पॉन्टेनियसली मुझे हमेशा कॉमेडी बहुत पसंद है, और पता नहीं मेरी पर्सनालिटी ऐसे है कि मैं रियलिज्म फिल्मों में ज़्यादा मैंने काम किया है, नाम कमाया है, पर आई लव डूइंग कॉमेडी. एंड गोविंदा के साथ हथकड़ी करते हुए जो मज़ा आया, मुर्गी पकड़ने के जो सीन्स हैं, वो लपकना झपकना, यू नो, इट वाज जस्ट सो मच फन. और वो डायलॉग बोलते बोलते बोल जाते थे, स्पॉन्टेनिटी, आई लव्ड इट. नाना पाटेकर जी के साथ मुझे ये अच्छा लगा. उससे पहले हम एक्टिंग करते थे, और यशवंत में एक ये सीन था बहुत स्पेशल है, मैं भूल नहीं सकती, इसलिए मैं शेयर करना चाहूँगी. एक सीन था, पूरा दिन अनिल मट्टू जी डायरेक्टर थे, उन्होंने पूरा दिन वो सीन के लिए रखा हुआ था. हम लोग गए, एक ही मतलब रिहर्सल करने लगे वो सेटिंग करने के लिए, और वो करते करते नाना जी ने मुझे रियल में स्लैप कर दिया. रिहर्सल में नहीं किया, जब हमने स्टार्ट किया शूटिंग तो उन्होंने मुझे रियल का थप्पड़ लगा दिया. रियल के थप्पड़ लगाने से मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, जोर से. एंड मैं जो उस वक्त, मैं अभी भी ऐसे ही हूँ, कोई थप्पड़ लगाते मैं 2 झापड़ और उनको लगा दूं. उस वक्त तो मैं और भी वैसे टाइप की थी, तो गुस्से में मैंने भी उनको लगा दी. अच्छा. और मेरे आंखों में से रियल आंसू, रियल गुस्सा, रियल सब कुछ निकला. और वो जो मास्टर टेक जो हुआ, उसके बाद पैकअप कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा इसके बाद कोई शॉट लगेगी नहीं, इससे अच्छा रियल सीन नहीं हो सकता. तो उनसे मैंने सीखा कि रियल का थप्पड़ लगाना, रियल का रोना. और उन्होंने मुझे ग्लिसरीन लगाने से मना किया था. अच्छा. एक सीन के अंदर उन्होंने कहा था कि तुम फील करो
आंसू निकालो, सोचो. So you know, working with different Working actors. with different actors, but your favorite co-actor. हमें आंसर चाहिए. अच्छा, वो नहीं छोड़ेंगे आप. शाहरुख खान. Oh, उनके साथ किया नहीं है, but I just love him. okay, great. And I your- love अक्षय कुमार actually, क्योंकि उनके साथ मेरे बहुत अच्छे गाने हुए हैं मजा मस्ती के. So I think अक्षय कुमार. Okay. Apart from Roja, your favorite film? हथकड़ी, Okay. ऐलान. Okay. Your best friend in the industry? रम्या कृष्णन. Okay. Bollywood or South? साउथ. Okay. मैं ये कल तक मैं बॉलीवुड कहती थी, पर मैं आज रिस्पेक्ट और प्यार और लव की वजह से साउथ कहूँगी कि जहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिला मैं उसको वो दर्जा देना चाहूँगी. ओके, थैंक यू सो मच मधु जी, आप यहाँ पर आए और कहते हैं कि बातचीत हमारी बहुत अच्छी रही. आप रूबरू यहाँ पर बैठे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फ्रॉम दूरदर्शन सह्याद्री, ऑल्सो द होल टीम ऑफ झलक तारियान जी. थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.